Hi everyone, good evening to all of you. Today I want to talk about EPFO, Employee Provident Fund Organization exam that has recently come up. और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं. बट आई विश टू टॉक अबाउट what you will be able to work on if you are selected. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सरकारी नौकरी के लिए हमने बस एग्ज़ाम दे दिया और जब सेलेक्ट हुए काम करना शुरू किया देन वी गेट बोर्ड ऑफ इट और वी फील दैट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. फॉर एग्जांपल, I got selected in SBI. I worked there for a while, but I could not relate to the work of a banker. I love to teach and I love to know more, learn about banking, learn about finance, learn about economics, and teach it. But I was not interested in executing it at the branch level or even at regional office or head office level. I just did not find that appealing enough. तो मैंने एक सीट भी वेस्ट की, टाइम भी वेस्ट किया. अगर मुझे पहले ही पता होता तो शायद मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या ये जॉब मेरे लिए है कि नहीं है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सही है इसमें, क्या गलत है. तो EPFO पहले दे यूज टू बी टू डिफरेंट एग्जाम्स, APFC एंड EOAO. दिस वॉज फॉर ग्रुप A लेवल एंड दिस वॉज फॉर ग्रुप B लेवल. दिस ईयर दे हैव कंबाइंड बोथ दीज एग्जाम्स. तो अभी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा. टॉप रैंकर्स को APFC ग्रुप ए मिल जाएगी और उनके नीचे वाले रैंकर्स को EOAO मिल जाएगा. दैट इज द एक्सपेक्टेशन बिकॉज लॉजिकल वही है. बट क्वेश्चंस दो मेजर जो हैं वो मेरे दिमाग में आते हैं एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट, सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ बोरिंग और इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू बी द वर्क एज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो मुझे इसमें लगता है कि सबसे पहले तो ये आता है कि कितना बोरिंग या कितना इंटरेस्टिंग है वो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन यू. इफ़ यू वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग. अगर मैं चाहता तो मैं SBI में जो काम करता था उसको इंटरेस्टिंग बना सकता था. टू वेरी लार्ज एक्सटेंट इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन एज वेल. If you want to make it interesting, you can very well make it interesting also. But at the same time, there are certain things that you should know कि भाई ये काम करना होगा तो मुझे अच्छा लगता है तो शायद मुझे जाना चाहिए. देखो, EPFO एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स उसका काम है सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना हमारी सोसाइटी में. विच मीन्स इफ देर इज अ कंपनी विच हैज़ लेट्स से 50 people, 100 people and they're not getting provident fund, they don't have social security, तो उन लोगों को social security मिलनी चाहिए. that is its job. ऐसे ही if people are not aware about social security schemes that the government has also launched, तो ये भी उसका अनसेड काम हो जाता है कि भाई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं सो दैट मोर पीपल आर अवेयर अबाउट सोशल सिक्योरिटी, सो दैट दे स्टार्ट डिमांडिंग देम फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस. ज़रूरी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, वो भी आप कर सकते हो. ओके, तो कंप्लायंस कर सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हो. आई रिमेंबर वेरी क्लियरली रीसेंट एग्जाम्पल, एक शायद मूवी देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. देर वॉज अ गर्ल हु वॉज अ बैंकर, अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और एक कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था सिटी के अंदर. सो नाउ शी कुड हैव वर्कड फ्रॉम हर ऑफिस, बट वो क्या करती थी, वो ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स ढूंढती थी. ही वुड गो देयर और वहाँ लेबर से बात करती थी और उनको बोलती थी, अच्छा तुम्हारे पास जनधन अकाउंट है? वो बोलते थे हाँ है. जनधन अकाउंट में देखो तुम्हारे को एक्सीडेंट का कवरेज मिलता है 20 रुपये दिन का, 20 रुपये महीने का, 20 रुपये साल का, जो भी है. वो बोलते थे अच्छा, ये तो पता ही नहीं था. बोलती थी कराओगे तो यहाँ पे अंगूठा लगा दो या साइन कर दो, नाम लिख दो, मैं करवा दूंगी. तो व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज हेल्पिंग सो मेनी पीपल बाय मेकिंग हर जॉब इंटरेस्टिंग बाय हरसेल्फ. किसी ने उसको नहीं बोला कि भाई जाके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके करो, और उसको करने से उसको कुछ कमीशन भी नहीं मिल रहा. कितना मिल रहा होगा? 1 रुपया, विच इज़ नथिंग फॉर हर. बट शी वॉज डूइंग इट फॉर हर लव ऑफ हर जॉब, हर लव ऑफ वॉट शी वॉज डूइंग. तो इंटरेस्टिंग या बोरिंग आपके हाथ में, कितना बना सकते हो. अब बात ही आ जाती है कि यार तुम्हें ये काम इंटरेस्टिंग लगता भी है कि नहीं. जैसे कि मुझे एग्जीक्यूशन बैंकिंग का काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा. जब मैं करता था तो मुझे मज़ा आता था, बट आफ्टर डूइंग इट I did not feel a sense of achievement or satisfaction. That was my personal problem. क्योंकि मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था,
तो आई यूज टू कंपेयर कि यार ये ज़्यादा मज़ा आता है, ये करते हैं, इसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है। सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कंप्लायंस करवाने में, अवेयरनेस कैंपेन कराने में, ह्यूमन मैनेजमेंट में, बिकॉज यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस अलोन। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट ऑन योर बिहाफ। उनको इंस्पायर करना, उनको समझाना कि यार उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग इनफ, और इफ़ यू फील कि यार मैं एक्सप्लोर करता हूँ, शायद मुझे मज़ा आए करने में, देन गो अहेड, गो ऑन दैट एक्सप्लोरेटरी जर्नी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सेकेंड चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, विच आई थिंक पीपल नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट एंड समहाउ टीचर्स नाउअडेज आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, द सोशल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी इज ब्रेकिंग अपार्ट सो फास्ट। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है करप्शन। करप्शन, नाउ देयर वाज अ टर्म व्हेन आई दैट आई रेड लॉन्ग टाइम बैक, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, जिसका मतलब होता है, अब संस्कृत पहले कौन लोग जानते थे? एंशियंट टाइम्स में ब्राह्मण्स को संस्कृत आया करता था, तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, जिसको संस्कृत आती है वो बहुत अच्छा इंसान है, ये माना जाता था। एंड दैट वाज ट्रू बिकॉज दे वर द ओनली वंस हु कुड रीड, हु कुड टॉक लाइक दैट, हु हैड विजडम। और सबको तो कुछ नहीं आता था, पढ़ा लिखना नहीं था आदमी। अभी संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, विच मीन्स कहीं भी जाओगे एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर करप्ट हो कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह, बट मेजॉरिटी प्लेसेस पे, तो आपको, दे विल नॉट लुक डाउन अपॉन यू, इनफैक्ट दे माइट इवन लुक अप टू यू, कि यार हाँ प्रैक्टिकल आदमी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से ले लेता है। दिस इज नथिंग बट संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, वेयर करप्शन हैज बीन एक्सेप्टेड टू दी एक्सटेंट कि वो अच्छा माना जाता है, ये है तो ये बढ़िया आदमी है, नहीं है तो कुछ गड़बड़ है इसके साथ, बेवकूफ़ है ये, कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है फिर भी नहीं कर रहा है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस, जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी मॉनेटरी पावर्स होने वाली हैं, लोगों के डिसबर्स करना क्लेम्स, कंपनीज को पेनल्टी लगाना जो लोग सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आइडेंटिफाई करना कि कंपनी का रीज़न क्या है सोशल सिक्योरिटी नहीं देने का, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बीइंग सेंसिटिव टूवर्ड्स not only the people who are looking for claims, but also towards the company at the same time. Being sensitive towards the need of every other person who comes to you with something related to social security, and not looking for your own benefit out of it, but taking it as a job. ये मेरा काम है, मुझे करना चाहिए, इसके मुझे पैसे क्यों मिले अलग से, मुझे नौकरी के पैसे मिल रहे हैं ना, सैलरी मिल रही है 1.5-2 लाख रुपए महीना, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्यों ज़रूरत है, ज़बरदस्ती क्यों लेना है, क्योंकि सब लोग ले रहे तो मैं भी लूँ, मैं नहीं लूँगा तो मेरे लिए मेरा हिस्सा कोई और ले जाएगा तो मैं ही रख लेता हूँ। ऑल दीज आर एक्सक्यूजेज, दीज आर नॉट रीजंस। तो आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड कि अगर ये आपके दिमाग में है, या फिर तुम्हें लगता है दैट यू आर वीक इनफ एंड यू विल गेट इनटू द ट्रैप ऑफ संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि ना तो मुझसे पढ़ो, ना ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ना ही दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसा रियलाइजेशन होने लगा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यार हम लोग पढ़ा तो रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम क्लियर भी कर रहे हैं, बट आई एम प्रॉबेबली क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ करप्ट पीपल, जो लोग जाने से पहले करप्ट नहीं होते लेकिन जाते ही करप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि इससे हमारे देश का कितना नुकसान होता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारे खुद के दिमाग का कितना नुकसान होता है। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट मनी इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी, वी डोंट रियलाइज दैट। ओके, बहुत ज्ञान हो गया। तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, हाउ व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू गोइंग टू वर्क इनटू, नंबर वन। एंड करप्शन को लेके मेरे क्या ख्याल हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इफ देर इज एन iota of a corrupt person inside of you who is very interested in money, who likes money, who likes to flaunt it, likes to collect it, then you might get into this trap. So keep my words in mind before you appear for the examination and understand the importance of these two things. उसके बाद कुछ छोटी चीज़ें आ जाती हैं
कि डिपार्टमेंट भाई क्या क्या हैं. देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, देर आर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट. डिपार्टमेंट्स में यू हैव कंप्लायंस डिपार्टमेंट, यू हैव लीगल डिपार्टमेंट, यू हैव ग्रीवेंस डिपार्टमेंट, यू हैव अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. Specifically, if you are a UPSC civil services aspirant, now when I talk about corruption, I don't want you to be completely idealistic. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई idealistic बन जाओ. But practicality doesn't mean that you be corrupt. But here you can be practical. Because you're doing nothing wrong, you're just trying to explore and find new opportunities. What I mean is, if you're a civil services aspirant, exam नहीं clear हो रहा, 3-4 साल हो गए, then write EPFO exam, क्लियर करो, एग्जाम के साथ अच्छे से जॉब करो, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली, कंप्लीट देम. उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होगा, 4 to 5 hours यू विल ईजिली हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. और उतने में तैयारी अच्छी खासी कर सकते हो चाहो तो. इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली डू इट. यू विल बी अ लिटिल स्लो बट यू कैन डू इट इफ़ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट. तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और जो परेशान है कि भाई कैसे क्लियर करें इस एग्ज़ाम को, या फिर अब क्या करें कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रही हैं. आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज अभी प्रीलिम्स भी नहीं है, मेंस भी ख़त्म हुआ है. यू हैव टाइम टू बैलेंस बोथ द थिंग्स टुगेदर. देयरफॉर यू शुड बी लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी वेरी सीरियसली. उसके बाद आ जाता है सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस, WLB. सबसे पहले तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा वर्ड खराब लगता है पर्सनली, बिकॉज आई फील दैट वर्क शुड बी एज गुड एज लाइफ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. नोबडी, इट्स वेरी ऑब्वियस, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू वर्क बियॉन्ड दिस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अनलेस देर इज अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता. आपसे मैक्सिमम इतना टाइम काम कराएंगे. आई रिमेंबर सम स्टूडेंट केम टू मी, ही क्लियर्ड दी NABARD एग्जाम आई थिंक दिस ईयर और लास्ट ईयर. तो डिस्कशन हो रहा था, इंटरव्यू की बात हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की सोच रहे थे, बात कर रहे थे उसके ऊपर. तो आई आस्क्ड हिम, ही वाज वर्किंग इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. आई आस्क्ड हिम कितना काम है भाई. उसने बोला सर सुबह 10 बजे जाता हूँ, 11 बजे तक अटेंडेंस का वो सब हो जाता है. 11 बजे एक रिपोर्ट देनी होती है मुझे, 11 साढ़े 11 के आसपास, और वो रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के आती है, मुझे बस साइन करना है, चेक करना है और उसे पास ऑन करना है. आई हैव टू फॉरवर्ड इट टू सम अदर डिपार्टमेंट. वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ. आफ्टर दैट आई एम फ्री. तो 12 बजे से 5 बजे तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे ऑफिस वाले सब क्रिकेट खेलते हैं. एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. है ना. मैं ही नहीं कह रहा कि वो अच्छा है, वो बहुत ख़राब है, बट उतना टाइम था उस स्टूडेंट के पास, तो तुम्हारे पास भी टाइम अच्छा खासा 10 से 6 के बीच में भी निकल जाएगा. इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन स्किल्स, लर्न समथिंग न्यू, get a master's degree, get a PhD, learn more, read more, do whatever you want, have some hobbies. इसके बीच में भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो. नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू. डिसेंट टाइम मिलता है. सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है. मुझे नहीं लगता आपको सोचने की भी ज़रूरत है. उतनी सैलरी मिलेगी तो, और घर वर में मिलेगा तो बढ़िया चलेगा तुम्हारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. है ना. सैलरी की तो ऐसी बात है, मनी इज सच अ थिंग दैट जितना भी कमा लोगे उतना कम लगेगा, और फिर जब कम होता है तो जो बहुत थोड़ा भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है ना. तो सैलरी इज डिसेंट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सैलरी अ लॉट. यू शुड बी वरीड मोर अबाउट द जॉब, कि क्या काम करने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए. ओके. लाइफ ऑफ एन ऑफिसर इज़ वेरी गुड, रेप्यूटेशन इज़ वेरी गुड, ठीक ठाक पावर होती हैं आपके पास, आपका जो काम है उससे रिलेटेड काम करने की, कंट्रोल करने की, अच्छा खासा आपकी सोशल लाइफ होती है, रेप्यूटेशन अच्छी खासी होती है सोसाइटी में. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई होगी IAS ऑफिसर की तरह, बट बहुत कम भी नहीं होती है, ठीक ठाक होती है. एंड दैट आई थिंक इज़ गुड. इट्स अ हेल्दी काइंड ऑफ रेप्यूटेशन दैट यू हैव इन दिस सोसाइटी. ओके. ट्रांसफ़र पे एक बात कर लेते हैं छोटी सी, बिकॉज आई थिंक दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टन स्टेज इन योर लाइफ. तो नॉर्मली 3 years में ट्रांसफ़र होता है, तो 3 साल में ट्रांसफ़र, आई एम नॉट एबल टू राइट हेयर, नॉर्मली 3 years में ट्रांसफ़र होता है. सो एवरी 3 years you will be transferred. Now, if you're an EPFO officer, EOAO officer, Group B officer, you will be transferred in the same state.
But if you're an APFC officer, you can be transferred to different states also. So you have to be ready for that कि भाई APFC ऑफिसर हूँ, ग्रुप ए लेवल ऑफिसर हूँ, विच इज़ अ हायर लेवल ऑफिसर, तो आई कैन बी ट्रांसफर्ड पैन इंडिया, और वो होगा. बट दैट ऑल्सो इज़ एन एडवांटेज बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे. मैंने देखा है पीपल हु हैव वर्कड इन डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री, उनका नॉलेज लेवल, एक्सपोजर लेवल इतना ज़्यादा होता है, उनके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता है. और जो लोग एक ही जगह वहीं पे बैठे हुए हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, पूरे दिन, पूरी रात, पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी निकाल दी, देयर एक्सपोजर लेवल इज़ वेरी लेस. उनके साथ उतना मज़ा नहीं आता काम करने में या बात करने में. तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा इफ़ यूर एबल टू वर्क इन डिफरेंट cities, different states in the entire country. Okay, that is all from my side. Keep studying hard. All the best. Bye bye.